हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस या कह दें सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट या रोल ऑफ मैनेजमेंट, इस पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले के वीडियो में भी देखा था और मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये कहा था कि यदि हम डे टू डे की लाइफ में इसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन से इसको संबंधित करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जहां हम किसी कार्य को करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं, उसकी सफलता के बारे में, उसके सक्सेस के बारे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है। यदि हम इसके महत्व को समझते हुए और मैनेजमेंट के सिस्टम को समझते हुए अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सफलता निश्चित होगी और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि व्यक्ति या मनुष्य जहाँ कहीं भी है, प्रबंध हमारे साथ है, या ये कह दें मनुष्य और प्रबंध में चोली दामन का साथ है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी कार्य किसी न किसी रूप में प्रबंध के प्रयोग किए बिना नहीं करता। अब वो इसको कितनी गंभीरता से लेता है, कितना उसमें वो उस कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से करता है, प्रबंध का कितनी कुशलता से प्रयोग करता है, कौन सी तकनीक का करता है, ये बात अलग है। लेकिन निश्चित तौर पर एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कोई भी कार्य, जैसे मैंने पहले भी कहा था, छोटे से छोटा कार्य, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा रखना ही है, चाहे वो कितनी लाइट वेट हो, उसमें भी वो किसी न किसी उद्देश्य का, या हम ये कहते हैं किसी न किसी उद्देश्य से समझकर उस कार्य को करता है, बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता। या मैंने ये भी कहा था कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कोई भी व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करता है वो सब उद्देश्यपूर्ण होती हैं। तो जहाँ उद्देश्य होगा वहाँ प्रबंध होगा। मनुष्य है वहाँ उद्देश्य है, और जहाँ उद्देश्य है वहाँ प्रबंध है। इसलिए हम कहते हैं कि वेयर एवर वी आर, मैनेजमेंट इज विद अस, प्रबंध हमारे साथ है। और दूसरी बात जो प्रबंध के बारे में कही जाती है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। हम ये देखेंगे प्रबंध के सिद्धांतों में, प्रबंध के नेचर में, तो प्रबंध एक सार्वभौमिक है, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां प्रबंध का प्रयोग ना होता हो। मैंने इस पे आपको कार्य भी बताए थे, क्षेत्र भी बताए थे, क्रियाएं भी बताई थी कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ा कार्य। जैसे मैंने कहा आर्थिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, खेलकूद का क्षेत्र है। ऐसा कोई भी, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रबंध का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए कहा गया कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो इस जो हर जगह विद्यमान है तो उसका महत्व भी उतना ज़्यादा अधिक होगा, ये बात सर्वविदित है। और प्रबंध के महत्व के बारे में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है, उसके माइंड की इम्पोर्टेंस होती है, वैसी ही इम्पोर्टेंस किसी भी संस्था में प्रबंध की होती है। यहाँ स्टूडेंट, एक बात द्वारा मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि प्रबंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या कह दे कितना बड़ा महत्व है। देखिए, आपने अभी कुछ समय पहले देखा कि कोरोना काल के कारण से स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, क्लासेस नहीं लग पा रही थी। तो इस दौरान हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और ऑनलाइन एजुकेशन या क्लास को लगाया जाने लगा। अब आप इस बात की थोड़ी सी कल्पना करें कि क्या ऑनलाइन क्लासेस पहले सिस्टम मौजूद नहीं था, या ये अभी इसकी रिसर्च हुई है, या अभी इसका आविष्कार हुआ है, या अभी इसकी खोज हुई है। सिस्टम तो पहले से मौजूद था, लेकिन कोरोना के कारण से हमारी आवश्यकता महसूस की और हमने जो साधन प्रयोग नहीं कर रहे थे,
जो ऑलरेडी पहले बन चुके थे उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज किसी भी कंपनी की, किसी भी अपने कहते देश में बड़े बड़े जो सेमिनार हैं, बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस हैं, वो सब ऑनलाइन हो रही हैं। कहाँ एक व्यक्ति पहले कितना सफ़र करता था, सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, केवल अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, एक सेमिनार अटेंड करने के लिए या कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, जबकि आज वो घर बैठे वो उससे बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये है साधनों का अधिकतम सदुपयोग। साधन मौजूद थे लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। तो प्रबंध हमें यही सिखाता है। हमने कोरोना के कारण से इसको करना सीखा, जो काम शायद हम कुछ साल बाद करना सीखते, लेकिन उसके कारण से हमें आवश्यकता महसूस हुई, तो जो साधन हमारे पास बेकार पड़े थे हमने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले हम खुद व्यक्तिगत जाकर किसी सेमिनार को करते थे, आज ऑनलाइन हम सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम वेबिनार दे दिया गया। तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि वास्तव में प्रबंध किस प्रकार से, या प्रबंध साधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकता है या हमारे जीवन को अधिक कुशल बना सकता है। इस बात को पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, जो हमारे प्रबंध जगत के एक विद्वान थे, उनके शब्दों द्वारा इस बात को अपने कंक्लूड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, क्या कहा पीटर एफ ड्रकर ने? मैनेजमेंट इज द डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस ऑफ एवरी पर्सन। दोबारा देखिए, मैनेजमेंट इज द डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट्स ऑफ एवरी बिजनेस और एवरी पर्सन। कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय, प्रत्येक व्यक्ति का एक गतिशील जीवनदायी अंग है। मतलब किसी के जीवन को बदलने का एक ऐसा एलिमेंट है, एक हम ये कह दें ऐसा डायनेमिक है, गतिशील है, जो किसी भी व्यवसाय और किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। ये सबसे बड़ा हम ये कह दें कि प्रबंध के महत्व को इंडिकेट करने का एक कथन है। आइए स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, उद्देश्यों या प्राथमिकताओं का निर्धारण, टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़। देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको पहले इसके मीनिंग डेफिनेशन में कहा था, जिसमें अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑथर कह दें या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह दें, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत ही सटीक और सुंदर शब्दों में मैनेजमेंट को डिफाइन करते हुए और ऑब्जेक्ट्स, जो हम पॉइंट ये देख रहे हैं, इसको बहुत ही स्पष्ट रूप में क्लियर किया था। और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि प्रबंध यह जानने की कला है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू नो व्हाट यू वांट टू डू। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर इसको थोड़ा गहराई से सोचेंगे और विस्तृत रूप में सोचेंगे कि व्यक्ति कई बार क्या करता है, खुद ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये करना है, बिना विचार किए, बिना सोच पैदा किए, बिना अपने ये कह दे तथ्यों को एकत्रित किए किसी बात को तय कर लेना कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। नहीं, टेलर कहता नहीं, ये गलत होगा। उसने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रबंध एक ऐसी कला है, कला तो बहुत सी है, कैसी कला है? टू नो, यह जानने की कि व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं। कि अगर आप प्रबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी क्या योग्यता है, क्या अनुभव है, क्या साधन है, क्या आर्थिक साधन है, क्या सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां हैं, कैसा आपके पास ज्ञान है, कैसा आपका समाज है, कैसा आपके पास राष्ट्र है, कैसा उसकी स्थिति है, क्या उसकी हम ये कह दें परिस्थितियां हैं, किस प्रकार का वहाँ तकनीक उपलब्ध है, किस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध है, किस प्रकार का वहाँ व्यावसायिक स्तर है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे देखना होगा कि मुझे क्या करना है। तो उद्देश्य और प्राथमिकताओं का निर्धारण ये हमें प्रबंध बताता है, सिखाता है, या इसलिए हम प्रबंध पढ़ते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा महत्व है या इसका सबसे बड़ा रोल है, हम कह दें। नेक्स्ट आता है साधनों का अधिकतम सदुपयोग या अनुकूलतम उपयोग, हम कह दें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको ऊपर दिया कि जो ऑनलाइन क्लासेस का सेमिनार की बजाय आज वेबिनार हो रहे हैं, तो ऑनलाइन सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं।
तो साधन तो पहले से मौजूद हैं, बहुत व्यक्ति के पास साधन हैं, साधनों को एकत्रित किया जा सकता है, साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रबंधकीय दक्षता का या प्रबंधकीय कुशलता का होना आवश्यक है। यदि ये आपके पास विद्यमान है तो निश्चित तौर पर आप साधनों को एकत्रित कर सकते हैं, साधनों का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो साधन हमारे पास है, आज कोई भी, मैंने पहले कहा था, राष्ट्र विकसित है, कोई राष्ट्र विकासशील है, साधन मौजूद हैं, कोई थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग किस प्रकार से किया या उपयोग किया ही नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है उनकी विकसितता किस हद तक हुई। तो साधनों का उपयोग करना यह भी बहुत कुछ प्रबंध पर निर्भर करता है, इसमें प्रबंध की प्रमुख भूमिका है। नेक्स्ट आता है सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसकी सफलता को कैसे निश्चित करते हैं, उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति करना। अब आप कैसे प्रबंध का प्रयोग करते हैं? आप एक अच्छे मैनेजर हैं या आपने कोई मिसमैनेजमेंट किया है, साधनों का आपने दुरुपयोग किया है, किसी साधन को आपने अधिक इंपॉर्टेंस दे दी, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया, तो हो सकता है आपके उद्देश्यों की सफलता संदिग्ध हो जाए। तो साधनों के उपयोग ये भी प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करेगा कि प्रबंध बताएगा आप साधनों का अगर अधिकतम सदुपयोग करते हो तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्यों को प्राप्त करना आपका निश्चित होगा और आप अवश्य ही उनको प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जटिल व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में, या ये कहते हैं टू सोल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो हम ये कहें कि कोई भी समस्या अगर व्यवसाय में आती है, समाज में आती है, व्यक्तिगत जीवन में आती है, तो प्रबंध के माध्यम से हम उसका बड़े ही अच्छे तरीके से, बेस्ट वे से उसका निदान कर सकते हैं और उसका हम हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, देखिए प्रबंध हमें बताता है कि किसी समस्या की उत्पत्ति के कारण क्या है, उस समस्या से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करना कि किस प्रकार से उस समस्या से संबंधित क्या क्या बातें उससे संबंधित हैं, उसको एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, फिर उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ देखना किस किस प्रकार से इसको कैसे हल किया जा सकता है, फिर बेस्ट विकल्प का चुनाव करना। तो हम किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसे प्रबंध के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जटिल प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना, या हम ये कह दें विक्ट्री ऑन कट थ्रोट कंपटीशन। आज आप जानते हो बाजार में किस प्रकार का कंपटीशन है, कहते हैं इंटेंस कंपटीशन, कह दें गला काट प्रतिस्पर्धा है। अर्थात बिजनेस में इस प्रकार की नीतियों को अपनाया जाता है जिसमें व्यवसाय के अस्तित्व का प्रश्न पैदा हो जाता है प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के लिए। तो ऐसे कंपटीशन में, ऐसे प्रतिस्पर्धा के युग में हम बिना कुशल प्रबंध के किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। इसलिए हमें अपने प्रतिस्पर्धियों की जो नीतियां हैं उसको समझते हुए, उनकी जो व्यू रचनाएं हैं उनको समझते हुए हमें अपने व्यवसाय के लिए रचनाओं का व्यू रचना बनानी पड़ेगी, नीतियों का निर्माण करना होगा। इससे हम अपने व्यवसाय में सफलता को निश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन में हमने देखा था प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, तो व्यक्तियों के विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रबंध की, डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो व्यक्तियों का विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें तभी किसी, एक प्रसिद्ध प्रबंध जगत के विद्वान ने कहा था, प्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कार के निर्माता थे, उनके अनेक कारखाने थे, तो उन्होंने एक जगह बात कही कि मैं कारों का निर्माण करने के लिए, रेफ्रिजरेशन का निर्माण करने के लिए, जूतों का निर्माण करने के लिए व्यवसाय में नहीं हूँ, मैं व्यक्तियों का निर्माण करता हूँ और वो व्यक्ति उन वस्तुओं को बनाते हैं। तो मीन्स अगर आप सही तरीके से व्यक्तियों का विकास करोगे तो वो कैसे होगा? प्रबंध के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर जब आप व्यक्तियों का विकास कर लोगे, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी ला दोगे, तो वो क्या करेंगे? आपके लिए फिर वस्तुओं का निर्माण करेंगे या उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो व्यक्तियों के विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट, जब हम साधनों का अधिकतम सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी लागत कम होगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमारी प्रति इकाई लागत भी कम आएगी। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या कहते हैं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह। तो जब हम किसी व्यवसाय को सफलतापूर्वक करेंगे और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का अधिकतम सदुपयोग करेंगे, सभी वर्गों को
कुशलतापूर्वक प्रबंध देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने समाज के प्रति उत्पन्न होने वाले दायित्वों का भी सफलतापूर्वक एक कुशल प्रबंध के माध्यम से निर्वाह कर सकेंगे, चाहे वो हमारे ग्राहकों के प्रति हो, चाहे वो अंशधारियों के प्रति हो, चाहे वो पूर्तिकर्ताओं के प्रति हो, चाहे वो हमारे स्थानीय समाज के प्रति बेरोजगारी को दूर करने संबंधी हो, चाहे उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए हो, या हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं उनके प्रति हो, तो सरकार के प्रति हो। हम अपने दायित्वों का अगर अच्छे प्रबंध के माध्यम से हम इनकी पूर्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, हम अपने व्यापार का अगर कुशलतापूर्वक प्रबंध करेंगे, सही प्रबंध का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रबंध में साधनों का अधिकतम सदुपयोग होगा, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, हमारी प्रति इकाई लागत कम होगी, तो इससे क्या होगा, हमारे लाभों में वृद्धि होगी। जब साधनों का अधिकतम सदुपयोग होगा, लागतें कम हो गई, उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लाभ भी बढ़ेंगे। लाभ बढ़ने से व्यवसाय का विकास और विस्तार होगा। जब ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी तो उसके पश्चात एक सीमा के पश्चात हम अपने व्यवसाय का विकास करने के पश्चात नए नए उद्योगों को लगाने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, साधनों का अधिकतम उपयोग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज होगा, उसमें वृद्धि होगी। इसी प्रकार कह दें नई नई तकनीकों का प्रयोग संभव होगा। जब मैं साधनों का अधिकतम सदुपयोग कर रहा हूं, मेरी लागतें कम हो रही है, मेरे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं, मेरी बिक्री बढ़ रही है, मेरे लाभ बढ़ रहे हैं, तो मैं नई नई टेक्नोलॉजी, सेल्फ जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उनका प्रयोग करूंगा तो निश्चित तौर पर मेरे व्यवसाय में विकास और विस्तार उत्तरोत्तर होता जाएगा। इसी प्रकार मैं मैनेजमेंट बाय चेंज, परिवर्तन जो नए नए आते हैं उनको करने, प्रबंध परिवर्तनों का प्रबंध करने में भी सफल हो जाऊंगा कि अगर मेरे पास साधन है, मेरे पास प्रबंध है, तो मैं अपने जो भी मेरे व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं उनको नए परिवर्तन के अनुसार ढालने में सफल होऊंगा। उनको नए परिवर्तनों को जो तकनीक में आ रहे हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में आ रहे हैं या बाजार में आ रहे हैं, नीतियों में आ रहे हैं, उनको लागू करने में सफल हो जाऊंगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी कि वास्तव में मैं कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करूंगा, उनको मानसिक तौर पर तैयार करूंगा, उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं दूंगा। जब मेरे पास अच्छा प्रबंध होगा तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार मधुर औद्योगिक संबंधों का निर्माण होगा। हम जो वास्तव में हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज हैं, इनके बीच में अच्छे प्रबंध के कारण से मधुर संबंध बनेंगे और जिससे वो टीम भावना के रूप में कार्य करेंगे। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, व्यवसाय का विकास और विस्तार होगा और नए नए व्यवसाय स्थापित होंगे तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा कि व्यक्तियों का जीवन स्तर बढ़ेगा, समाज का जीवन स्तर बढ़ेगा, सरकार की आय बढ़ेगी। सरकार की आय बढ़ने से देश और समाज का विकास होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के कारण से किसी भी समाज, देश या हम कह दें व्यक्ति से लेकर और अलग अलग प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं उस सब में उत्तरोत्तर विकास होता है। इसलिए पीटर एफ ड्रकर ने ये शब्द कहे थे कि वास्तव में ये एक डेवलपमेंट का, हम ये कह दें विकास का एलिमेंट है जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।